आज की न्यूज़पेपर की हम शुरुआत करेंगे दो एडिटोरियल के साथ में। पहला जो हमारा एडिटोरियल है वो है बेंगलुरु में जो हाल ही में बाढ़ आई है उससे संबंधित है। कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जिसके चलते चलते बेंगलुरु में इस प्रकार की बाढ़ आती है और लोगों की जान माल का नुकसान होता है। ठीक है, इसके साथ साथ में गवर्नमेंट ने कौन कौन से प्रयास किए हैं और हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो पहली हमारा एडिटोरियल है वो बेंगलुरु से है। इसके अलावा हम जो सेकंड एडिटोरियल देखेंगे वो एडिटोरियल है भारत की मुस्लिम महिलाओं से रिलेटेड है। मुस्लिम महिलाएं भारत की कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रही हैं। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि मुस्लिम महिलाएं खुद आगे आकर के कोर्ट जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं। उनके यहाँ जो खुद का कोर्ट चलता है उन वहाँ तक जा रही हैं। कॉन्स्टिट्यूशंस का वो हवाला देती हैं कि हमें संविधान ने ये आज़ादी दी है तो हमारे धर्म में भी ये छूट हमें मिलनी चाहिए। चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो खुला प्रथा हो, चाहे वो हलाला की प्रथा हो। ठीक है, आज के टाइम में ऐसा हो गया है कि महिलाएं खुल करके सामने आ रही। पर्दा प्रथा के लिए भी उनका कहना है यदि हमारे धार्मिक ग्रंथों में पर्दा का उल्लेख है तो आप लोगों के लिए भी तो कुछ पहनने ओढ़ने का लिखा है ना, तो आप उनको पहनिए ओढ़िए फिर हमको बोलिए कि हम पर्दा में रहेंगे। इस प्रकार से महिलाएं काफ़ी आगे आ रही हैं, काफ़ी जागृत हो गई हैं। इसको लेकर के ये आर्टिकल लिखा है और कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं इसके बारे में सेकंड आर्टिकल लिखा है। अब हम शुरुआत करते हैं एडिटोरियल की। तो पहला जो एडिटोरियल है हमारा वो बेंगलुरु में आई बाढ़ से रिलेटेड है। ठीक है, यदि हमसे 250 शब्दों में लिखने के लिए कहा जाए इंग्लिश में, सिटीजन्स नीड टू बैक पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट्स। भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको बैक करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है पॉलिटिशियन को, ब्यूरोक्रेट्स को, हु ब्रिंग डेवलपमेंट, जो लोग डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं, एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन टू द फोर। मतलब कि ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे नेता लोग, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स लोग जो कि डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमें उन लोगों को समर्थन देने की ज़रूरत है, उन लोगों को जिताने की ज़रूरत है, ऐसा लेखक का कहना है। और इसी में हमको 250 शब्द में लिखने को कहा जाएगा। लगभग 2 हफ्ते काफ़ी हैवी रेन हुई थी। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ अच्छी तरह से सांस ले पाया एज ए रेजिडेंस ऑफ बेंगलुरु। क्या क्या हुआ इसके चलते चलते सोशल मीडिया भी सब तरह से खबरें दिखा रहा है कि बेंगलुरु में इतनी बाढ़ आ गई, इतने लोग मर गए, इतना नुकसान हुआ, ये प्रॉब्लम है, यहाँ ये हो गया, वहाँ वो नुकसान हुआ। वायरल कंटेंट शोज एबंडेंट व्हीकल्स फ्लोटिंग और अंडर वाटर। कुछ व्हीकल्स हैं जो कि पानी के ऊपर तैर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि वाटर में डूब गए। ट्रैक्टर्स एंड देयर ट्रेलर्स लेडन विद सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कम्यूटिंग टू वर्क। ठीक है, कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम करने के लिए किसका सहारा ले रहे हैं, ट्रैक्टर की ट्रेलर का सहारा ले रहे हैं। इस प्रकार के भी एग्जाम्पल हम देखते हैं मीडिया में। कुल मिलाकर की बात ये हो गई है, यदि मेरे मोहल्ले में, मेरे आसपास में कोई रह रहा है तो वो बस यही बातें कर रहा है कि लोकल की ही बातें चल रही हैं, लोकल एरिया की ही खबरें चल रही हैं। देश दुनिया में क्या हो रहा है उनको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ बाढ़ आई है उससे संबंधित सब लोग चर्चा में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो रेसिस्ट किस्म के हैं जो कि ब्लेम कर रहे हैं माइग्रेंट्स लोगों को। ठीक है, कि इनके चलते चलते ही हमारे यहाँ पर बाढ़ आई है। Politicians have waded in only figuratively, of course. Most blame previous government while some blame citizen. नेता लोग भी आज के टाइम में ऐसे हो गए हैं, उनका कहना है कि पुरानी जो सरकार है उसके चलते चलते बेंगलुरु में बाढ़ आई है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो जनता के कारण ही ऐसा हो रहा है। इस प्रकार से आप देखोगे आज के टाइम में जो रूलिंग पार्टी है उनसे आप क्वेश्चन करोगे कि ऐसा से ऐसा हो रहा है, आप ऐसा क्यों, इसके लिए आप कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जो नेता लोग हैं, जो रूलिंग पार्टी है ना, वो चिड़चिड़ी हो जाती है। वन ऑफ इट्स आउन रिच सपोर्टर्स हु इज़ नॉट नोन फॉर द यूज़ ऑफ टेम्परेट लैंग्वेज। इनके सपोर्ट करने वाले लोग जो खुद नहीं जानते कि कैसी लैंग्वेज में आपको बात करना है,
और यही लोग क्या काम कर रहे हैं, इस मामले को और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं फ्लड रिलेटेड फ़ोटोज़ को एंड गिविंग बेंगलुरु ए बैड ब्लेम, और बेंगलुरु को बदनाम करने के चक्कर में। तीसरे नंबर की बात यह है, यूजफुल डिस्कशन दैट इन्वॉल्व वाटर एंड क्लाइमेट एक्सपर्ट हैव देम रिपीटेडली हाईलाइट। तो कुल मिलाकर ऐसा हो गया है कि जो यूजफुल डिस्कशन है जिसमें इन्वॉल्व होता है वाटर और क्लाइमेट एक्सपर्ट, वो लोग क्या हाईलाइट कर रहे हैं, हाउ वी हैव इंक्रोच्ड इनटू लेक्स एंड वाटर साइड। हमने लेक और वाटर साइड में इंक्रोचमेंट चालू कर दिया है, उसके आसपास बस्तियाँ बसाना चालू कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करते जा रहे हैं। इसके साथ साथ में हमारे यहाँ के जो वेटलैंड्स थे, नम दलदली जो भूमि हुआ करती थी, उनको हमने ख़त्म कर दिया है। साथ ही साथ रिड्यूस कर दिया है ग्रीनरी को, जो हरा भरा बेंगलुरु दिखता था पहले, आज के टाइम में वैसा नहीं रहा है। इसी के चलते चलते नेचर का जो एक्शन है हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब शुरुआत से ही बताया जाता है कब से इसकी शुरुआत हो गई थी। जैसे जैसे बेंगलुरु एक्सपांड होते जा रहा है, कई सारे जो विलेजेस थे आजू बाजू में, वो सब बेंगलुरु में मिलते गए। पंचायत वर डिसबैंडेड, इसके बाद फिर अलग अलग पंचायत हमने बनाए ताकि हम क्रिएट कर सकें 6 सिटी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को। उसी टाइम से शुरुआत हो रही है जब ये नया नया शहर बसना चालू हुआ था। अब इनको क्या काम कर दिए, हम पंचायतों को अलग अलग कर दिए। इससे हमने 6 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनाए थे, विच वर मर्ज सब्सिक्वेंटली इनटू बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका। ये जो 6 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन थे, इनको हमने मर्ज कर दिया गया था एक ही ठो में, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका में, शॉर्टकट में कहें तो BBMP। अब जब ये ट्रांजिशन हो रहा था, जब ये चेंजेस आ रहे थे, लैंड रिकॉर्ड्स वर आइदर डिस्ट्रॉयड और टेम्पर्ड विथ एंड फेक डॉक्यूमेंट्स फैब्रिकेटेड बाय द करप्ट इंटरेस्ट। इसी दौरान में क्या हुआ कि लैंड के जो रिकॉर्ड थे ना, या तो उन्हें ख़त्म कर दिया गया या फिर उनकी जगह में नकली रिकॉर्ड बनाए गए करप्ट इंटरेस्ट के चलते चलते। उस टाइम में जो झीलें हुआ करती थी और उनका जो कैचमेंट वाला एरिया हुआ करता था, वर सून ट्रांसफर्ड इनटू प्राइवेट लैंड। ये सारी ज़मीन में लोगों ने कब्जा करना चालू कर दिया, वो प्राइवेट लैंड बन गए। वहीं यदि हम बात कर लें बिल्डर्स की, बैकफिल्ड दीस एंड सून मेड क्विक मनी बिल्डिंग अपार्टमेंट। धीरे धीरे करके बिल्डर लोगों ने यहाँ पर कब्जा जमाना चालू कर दिया, बिल्डिंग और अपार्टमेंट्स यहाँ पर बनने चालू हो गए, शॉपिंग मॉल खुल गए एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पार्क्स यहाँ पर खोले गए। वी वर एरोगेंट, हम इस बात का तो घमंड कर सकते हैं कि हमने नेचर की अवज्ञा करी थी उस टाइम में, बट वाटर फाइंड इट्स ऑन लेवल, लेकिन वाटर अपने लेवल में ढूंढ ही लेता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर वी आर रिच और पुअर। फिर वो ये नहीं देखता कि आप गरीब हो या फिर अमीर हो, वाटर तो सबके लिए बराबर होता है। अब यदि हम बात करें विकसित देशों की और विकासशील देशों की बात हम कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, विकसित देशों का हाल कैसा है। कई सारी सिटी ऐसी हैं यूरोप की, यूनाइटेड स्टेट की, जहाँ पर ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट है आज के टाइम में। इसके बावजूद भी हम ऐसे एग्जाम्पल देख रहे हैं वेयर देयर वाज रूथलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम एनवायरनमेंट का डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेंची टू बिकम पल्सेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन। कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है यहाँ पर, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ का जो इंजन है वो कंटिन्यू हो सके। मतलब यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है फ्रेंजी। फ्रेंजी मतलब जो कि नियंत्रण विहीन है, अत्यधिक उत्तेजना या फिर हलचल, उन्माद या फिर पागलपन। तो कंस्ट्रक्शन का जो काम था एकदम पागलपन की हद तक किया गया। दे टू सा ए नेक्सस ऑफ करप्शन इन्वॉल्विंग पॉलिटिशियन एंड ब्यूरोक्रेट। यहाँ पर भी हमें करप्शन देखने को मिला था, जिसमें इन्वॉल्व थे पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स। अचीविंग एनवायरमेंटली सेंसिबल डिसीजन फॉर शॉर्ट टर्म गेन। ठीक है, इन्होंने क्या काम किया, जो इन्वायरमेंटल से सेंसिबल डिसीजन थे
उनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ताकि वो छोटे से समय के लिए जो फ़ायदा उनको मिलने वाला था उसकी तरफ उन्होंने ध्यान दिया। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है स्ट्यू। स्ट्यू का मतलब डेलिबरेटली अवॉइड यूजिंग एब्सटेन फ्रॉम, मतलब आप किसी चीज़ को अवॉइड कर देते हैं, उसी को यहाँ पर एस्ट्यू कहा गया है। इसके साथ साथ में बताया जा रहा है उनको फ़ायदा भी मिला, किससे? माइग्रेशन का, विच ब्रॉड इन एनर्जी एंड स्किल्स। विकसित देश हर कोई जाना चाहता, अमेरिका हर कोई जाना चाहता है, ठीक है, यूरोप हर कोई जाना चाहता है, अच्छे पैसा मिलता है क्योंकि वहाँ पर कुल मिलाकर के इससे उनको फ़ायदा हुआ, उनको नई एनर्जी मिल गई, उनको नया नया स्किल मिल गया, एंड दे टू सफ़र्ड लाइक अस, और वो भी फिर हमारे जैसे ही फील कर रहे हैं। टू क्लासिक इम्पीडिमेंट्स, दो रुकावट पब्लिक वेलफेयर प्रोविज़न में। पहले नंबर की बात यह है, आप सार्वजनिक संपत्ति का यूज़ कर रहे हो लेकिन उसके बारे में कुछ दे नहीं रहे हो, नेचर से आप ले रहे हो लेकिन नेचर को आप कुछ भी दे नहीं रहे हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है। कुल मिलाकर के आप सरकारी चीज़ का यूज़ कर ले रहे हो, सिटी प्रोवाइडेड बेनिफिट का यूज़ कर ले रहे हो, और आप टैक्स बिल्कुल भी नहीं दे रहे। सेकंड बात ये है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स प्रॉब्लम, जिसका मतलब ये है यदि नेचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आज के टाइम में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कहेगा कि नहीं, मैं बिना किसी हिचक के, बिना किसी सोचा विचारी के, बिना किसी फ़ायदा के नेचर की रक्षा करूंगा। फ्लड में लोग फंसे हुए हैं तो मैं उनको निकालने का काम करूंगा। इस प्रकार से ना कोई वेटलैंड की सुरक्षा कर रहा, ना तो लेक्स बचा पा रहे हैं, ना ग्रासलैंड, ना ट्रीज, ना पार्क, और ना ही फॉरेस्ट। यदि हम दोनों को कंपेयर कर लें, विकसित देश और विकासशील देशों की बात, तो ये जो विकसित देश थे इनका विकास उस टाइम में हुआ था जब नेचर का मुद्दा उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता था, क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ करता था। लेकिन आज के टाइम में ये देख लोगे आप, विकासशील देश यदि नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग करके अपना विकास करना चाहते हैं ना, तो काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इशू ग्लोबली होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हमने किया ज़रूर है बंगलुरु में कुछ कुछ या फिर देश में, लेकिन काफ़ी स्लोली हम काम करें हैं। हमने कुछ सक्सेस हासिल करी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मामले में, हमने सोलर वाटर हीटिंग लगाए हैं, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज किया है, हमारे यहाँ पर जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, उसको हम अलग अलग करके रखते हैं, एंड स्टॉपेज ऑफ लिटरिंग, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया है लिटरिंग, मतलब होता है कूड़ा फेंकना। तो जो कूड़ा कचरा वगैरह फेंका जाता था उस पर भी हम कंट्रोल करें हैं, इवन इफ डेडलाइन वर अनमेड, भले ही हमारी जो डेडलाइन थी वो कैसी रही थी, अनमेड रही थी, मतलब कि अनुपयुक्त रही थी। वी आर बेटर देन मैनी इन्वायरमेंटल कंप्लेंट्स, वहीं यदि हम किसी और से तुलना करेंगे तो उस मामले में तो हम बेटर ही हैं। दाउ नॉट गुड इनफ, लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छी कंडीशन में। वाट वी लैक इज इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी टू हैंडल द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह आ जाती है कि आने वाले टाइम में यदि कोई फिर से इसी प्रकार की फ्लड आ गई तो उसके लिए संस्थागत सहायता भारत सरकार ने नहीं बनाई है जो कि इस प्रॉब्लम को परस्यू कर सके। चौथे नंबर की बात यह है, जब तक सब लोग एक साथ कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, अनकोऑर्डिनेटेड इंस्टीट्यूशन यदि है, ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू जारी रहेगी। फर्स्ट प्लेस एंड कंप्राइजिंग, ठीक है। कौन कौन से लोग हैं जिनका हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए? लोकल गवर्नमेंट, जिसका नाम हम कह रहे हैं क्या, बीबीएमपी, जो बृहद बंगलुरु कॉरपोरेशन की हम बात कर रहे थे ना, महानगरम, उसी की बात यहाँ पर हो रही है। पंचायतों का चाहिए, स्टेट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जैसे कि बेंगलोर डेवलपमेंट अथॉरिटी, बेंगलोर मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वेरियस प्लानिंग अथॉरिटीज़ एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसके साथ साथ में कुछ और भी सरकारी संस्थाएं जैसे कि बेंगलोर वाटर सप्लाई, सीवेज बोर्ड, बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड, लेक अथॉरिटी एंड बेंगलोर स्मार्ट सिटी लिमिटेड। ये सब लोगों को कोऑर्डिनेशन करके काम करना पड़ेगा। अब हम कुछ रिफॉर्म्स देख रहे हैं और उनको एक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। वी नीड टू ब्रॉड थ्रस्ट टू इम्प्लीमेंट द रिफॉर्म। हमें
रिफॉर्म्स को यदि इम्प्लीमेंट करना है तो कम से भी कम दो चीज़ में तो हमें जोर लगाना पड़ेगा। पहली बात यह है, वी मस्ट एग्जीक्यूट इंस्टीट्यूशनल एथोस्थानिया। पहली बात वही कही जाती है किसको लेकर के, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को लेकर के बात करी जाती है। ए मल्टीप्लिसिटी इन इंस्टीट्यूशन डज नॉट इम्प्रूव एग्जीक्यूशन। यदि हमारे पास अलग अलग किस्म की संस्थाएं बनाई गई हैं ना, जब तक कि वो सारी संस्थाएं एक नहीं हो जाती हैं तब तक हम अच्छी तरह से काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इनको हमने क्या काम कर, इनको कंस्ट्रक्ट करे हैं, क्यों कंस्ट्रक्ट करें, टू गेट इन ईच अदर्स वे। सबका अलग अलग रास्ता है, सबका थोड़ा थोड़ा काम अलग है। कॉम्प्लिकेट गवर्नेंस है यहाँ पर, एंड प्रिजर्व अपॉर्चुनिटीज़ दैट बेनिफिट करप्ट पॉलिटिशियन। और इसी के चलते चलते फिर जो पॉलिटिशियन हैं वो करप्ट हो जाते हैं, ब्यूरोक्रेट में भ्रष्टाचारी देखने को मिलती है और भूमि का दुरुपयोग बढ़ते जाता है। ऐसी संस्थाएं जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं, काफ़ी पुराने रीति रिवाज के हिसाब से कामकाज कर रही हैं, इनको आप ख़त्म करिए, इनको आप रिप्लेस करिए बाय ए कॉन्स्टिट्यूशनली कॉम्प्लिएंट स्ट्रक्चर। संविधान को ध्यान में रखते हुए आप स्ट्रक्चर तैयार करिए इनकी जगह में। ठीक है, इसमें जो लोकल गवर्नमेंट है सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या वही फेस करती है। सबसे पहले यदि प्रॉब्लम बाढ़ आई है, भूकंप आई है, तो उसी को उस चीज़ से लड़ाई लड़ना है। 11 जो इंडिपेंडेंट प्लानिंग अथॉरिटीज़ हैं ना, उनको आप मर्ज कर दीजिए एंड सब ऑर्डिनेटेड कर दीजिए मेट्रोपोल प्लानिंग कमेटी में। चौथे नंबर की बात यह है, दिस कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड इंस्टीट्यूशन इनेबल्स ऑल स्टेक होल्डर्स। इसके चलते चलते यहाँ के जितने भी जो लोग हैं जो काम करने में अपना अपना भागीदारी निभा रहे हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, इसमें बेंगलुरु के लार्जेस्ट लैंड ऑनर से लेकर के डिफेंस, रेलवे, एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ से लेकर के महानगर पालिका और पंचायत विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया टू पार्टिसिपेट, इन सब लोगों को पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है। अब कुछ ऐसी सरकारी कंपनियां फिर संस्थाएं हैं जैसे कि BWSSB, इसके साथ साथ में स्मार्ट सिटी कंपनी शुड बी सबऑर्डिनेटेड टू द BBMP। इन सब को सबऑर्डिनेटेड करना पड़ेगा, किसको, BBMP को। सबऑर्डिनेट करना मतलब होता है अधीनस्थ कर देना, किसी व्यक्ति या वस्तु को दूसरे के से कम महत्व का मानना या फिर अधीनस्थ करना, इसके अंडर में ये सारी चीज़ें आ जाएं, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ के लोगों को कुछ टफ डिसीजन लेने की ज़रूरत है, जैसे कि क्लाइमेट रेजिलेंस गोज़ बियॉन्ड फ्लड कंट्रोल। ऐसा नहीं है, हमारी जो कमिटी है उसको ज़रूरत है कि वो कुछ टफ डिसीजन ले। क्लाइमेट रेजिलेंस गोल तो होना ही चाहिए, ठीक है, इससे आप आगे बढ़िए, फ्लड कंट्रोल में आगे पहुंचिए, फ्लड कंट्रोल भी आपको करना है। इट नीड्स मिनिमाइजिंग द डैमेजिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ सिटीज़। सिटी में जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और जिससे एनवायरनमेंट हमारा डैमेज हो रहा है, उसको हम कम करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में तीसरे नंबर की बात है, वी मस्ट टेक हार्ड डिसीजन ऑन ट्रांसपोर्टेशन। सबसे ज़्यादा आप फोकस करिए जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, हर व्यक्ति के पास में कार हो गई, हर घर घर में कार हो गई है, इससे बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन फैल रहा है। यदि आपको शहर में ही एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप सार्वजनिक यातायात के साधनों का उपयोग करिए, बस का उपयोग करिए। बसों के यूज़ को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि सबसे सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट माना जाता। विथ मोर बसेस इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द एक्सपेंसिव मेट्रो। आप रास्ता मत देखते रहिए कि कब हमारे यहाँ पर मेट्रो चलेगी। हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो ग्रीन कवर है उसको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्री का प्लांटेशन करना है, बोथ इन द सिटी एंड अराउंड। न केवल शहर में बल्कि शहर के चारों ओर भी हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे, ठीक है। इसके साथ साथ में हमारा जो पेवमेंट है ना, वी मस्ट कॉन्क्रिस्टाइज आवर पेवमेंट, प्रोहिबिट लिफ्टिंग। सड़क के किनारे के एरिया में पैदल चलने के लिए जो पट्टी बनाई जाती है, ठीक है, जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल के तौर, वैसे तो आप सब लोग जानते ही हैं, जैसे कि ये सड़क है तो सड़क के किनारे में ऐसी पट्टी रहती,
ये जो पट्टी वाला एरिया है ये पट्टी लोगों के पैदल चलने के लिए होती है। तो लेखक का कहना है इस एरिया में आप कूड़ा कचरा मत फैलाइए, ऐसे में क्या होगा, लोग यहाँ पर पैदल चलना भी बंद कर देंगे, उनको लगेगा कि ये तो कचरा ही कचरा फेंकते हैं, कचरे वाली जगह हम पैदल नहीं चलते हैं। सेग्रीगेट गार्बेज एस अनसेग्रेटेड गार्बेज क्लॉग्स ड्रेन्स। आपको क्या काम करना है, हमारा जो गार्बेज है उसको अलग अलग छांट के रखना है, ठीक है। सूखा कचरा अलग रखिए, गीला कचरा अलग रखिए, मिक्स मत करिए, ठीक है। क्योंकि जो गार्बेज होता है ना, जो हमारे ड्रेन्स हैं, नाले हैं, वहाँ पर जाते हैं, जमा हो जाते हैं और फिर नाले से पानी का निकास बंद हो जाता है। नालियों से पानी का निकास बंद हो जाएगा और फिर यदि तेज़ पानी गिरा तो फिर नाले के ऊपर से पानी बहेगा, मतलब कि फ्लड आना फिर तय है। इसके साथ साथ में हमें इन्फोर्समेंट करने की ज़रूरत है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को ऑपरेशनल स्टैंडर्ड वाले में। सीवेज के पानी को ट्रीटमेंट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशनल स्टैंडर्ड के बनाए गए ट्रीटमेंट प्लांट की ज़रूरत है। हमें बढ़ावा देना है, हम जो है इम्प्रूव कर सकें राज कलुवेज, मतलब चैनल दैट कनेक्ट वाटर बॉडीज़। ऐसी चैनल, नालियाँ या फिर नहरें जो कि वाटर बॉडी को कनेक्ट कर रही हैं, उनमें भी हमें इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, एज डिमॉन्स्ट्रेटेड इन 11 किलोमीटर स्ट्रेच इन द सिटी सेंटर। दूसरी बात यह है, हमें बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है कंस्ट्रक्शन एंड इंक्रोचमेंट को। इसका क्या सलूशन है, आप रिमूव कर दीजिए सम ऑफ दिस अनएक्सेप्टेबल कंस्ट्रक्शन को एंड रिस्टोर वेटलैंड एंड टैंक बेड्स। हमारे जो वेटलैंड्स हैं, टैंक बेड्स हैं, इन एरिया में कहीं पर भी यदि इंक्रोचमेंट हो रहा है तो उसको आप तुरंत जल्द से जल्द हटाएं, ऐसा यहाँ पर बताया जाता है। और आप क्या कर सकते हैं, पहली बात ये है, हमें सबसे पहले तो ऐसे लोगों को चुनना है जो कि इस कारपोरेशन के लिए बेहतर हो सकते हैं। इस कामकाज के लिए जो व्यक्ति बेहतर हैं, आप उन्हीं को चुनिए, उन्हीं को वोट दीजिए। सेकंड नंबर की बात ये है, द थॉट दैट द हायर वी गो, जितने आप ऊपर जा रहे हैं, द मोर प्रिंसिपल्ड एंड स्टेटमेंट्स लाइक पीपुल आर इज लाफेबल एंड नेवी प्रिजम्पशन। तीसरे नंबर की बात यह है, यह अंडरमाइन कर देता है द बिगेस्ट टूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द BBMP, वार्ड कमेटी एंड एरिया सभास। अब जो बात शुरू में कही गई थी कि जो माइग्रेंट्स लेबर यहाँ पर आए थे वो लोग कचरा करते हैं या फिर वो लोग बस जाते हैं, इसके चलते चलते बाढ़ आ रही है, तो ये सब बेकार की बातें हैं। क्योंकि ये समस्या तो हम उस टाइम में देखे हैं ना, जब वो लोग यहाँ पर आए नहीं हैं कमाने के लिए, उसके पहले ये प्रॉब्लम फेस हो गई या फिर उनके जाने के बाद ये समस्याएं आई हैं, तो हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद वाला जो हमारा सेकंड एडिटोरियल है, वो भारत में मुस्लिम महिलाएं कौन कौन सी चीज़ों को फेस कर रही हैं, कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रही हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिए, अपने अधिकारों का दावा करने के लिए वो न्याय का सहारा ले रही हैं। वो उनके द्वारा बनाए गए कोर्ट जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और याचिकाएं दायर करती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वो अपनी प्रॉब्लम को शांति के साथ में मंथन कर रही हैं। इसी को आपको लिखना है 250 शब्दों में, इसके आंसर को एक्सप्लेन आपको करना है। देखा जाए ना तो जो महिलाएं हैं अब पति की परछाई की तरह काम करती थीं, वो साइलेंस से एसेशन की तरफ बढ़ रही हैं, मतलब मौन से मुखरता की तरफ बढ़ना चालू कर दी हैं। यहाँ पर एक चीज़ का उल्लेख किया गया है, तलाक़ हसन, ठीक है। तलाक़ बद्दत, जिसको आप 3 तलाक़ बोलते हैं, 3 तलाक़ की प्रथा समाप्त हो गई है। तलाक़ हसन मुसलमानों में तलाक़ का एक तरीका बचा है। इस प्रथा के मुताबिक कोई भी मुसलमान अगर अपनी पत्नी को तलाक़ देना चाहता है तो उसे 1-1 महीने के भीतर में 3 बार तलाक़ कहना, यानी तलाक़ की प्रक्रिया 3 महीने में पूरी हो जाएगी। इस बीच पति और पत्नी के बीच समझौते की गुंजाइश रहती है। मतलब जो 2 मंथ का जो पीरियड रहता है ना, उस दौरान हो सकता है कि आप आपस में बातचीत कर लो और हो सकता है आपका तलाक़ रुक जाए।
हाल ही में याचिकाकर्ताओं ने मुस्लिम जो महिलाएं थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ पिटीशन को फाइल किया था, जिसमें उनका कहना था तलाक़ हसन में पति एक तरफ़ा तलाक़ दे देता है। 3 महीने की इस प्रक्रिया में महिला की सहमति या फिर गैर सहमति का कोई रोल ही नहीं होता है, इसलिए इस प्रथा को ख़त्म कर देना चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई भी चली थी। इस आर्टिकल की शुरुआत करी जाती है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तलाक़ हसन पिटीशन फाइल्ड बाय एक गाज़ियाबाद बेस्ड वूमेन। गाज़ियाबाद में रहने वाली एक महिला थी जिसने तलाक़ हसन को लेकर के एक पिटीशन को फाइल किया था, ठीक है। इनका कहना है सीकिंग टू मेक द डाइवोर्स प्रोनाउंस्ड बाय द हस्बैंड एट एन इंटरवल एट लीस्ट ए मंथ। पार्टिकुलरली किस बात को लेकर के, तलाक़ हसन की प्रोसेस को लेकर के, जिसमें हस्बैंड एक महीना करके तलाक़ 3 बार बोलता, मतलब 3 महीने में 3 बार तलाक़ बोलता, तीसरी बार बोलेगा तो फाइनल हो जाएगा। इसी के चलते चलते एक्स्ट्रा जुडिशियल वास इन द लाइमलाइट रिसेंटली। इसी के चलते चलते जो एक्स्ट्रा जुडिशियल की बातचीत है ना, लाइमलाइट में रही थी रिसेंटली, जबकि जस्टिस एस के कॉल ने ऑब्ज़र्व किया था ये जो प्रैक्टिस है तलाक़ हसन की या फिर डिवोर्स की, जिसको प्रोनाउंस करता है पति पत्नी के लिए एक महीना करके, उतनी भी ज़्यादा अनुचित नहीं है। मतलब आप इसको अनुचित नहीं बोल सकते, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी जिसमें इंक्लूड थे जस्टिस एम सुंदरेश आल्सो ब्रॉट टू द कंसेल्स नोटिस द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सप्लोरिंग डिवोर्स थ्रू मुबारत और म्यूचुअल कंसेंट। इसके अलावा भी कुछ और बातें थी जैसे कि मुबारत हो गई या फिर म्यूचुअल कंसेंट हो गई, इस पर भी चर्चा यहाँ पर की गई थी, ठीक है। इनका कहना था कि जो खुला है या फिर मुस्लिम वुमेन्स राइट टू डिवोर्स एज वेल, वुमेन के पास भी अधिकार है कि उसके पास एक ऑप्शन है खुला का कि वो क्या काम कर सकती है, डिवोर्स दे सकती है, तलाक दे सकती है। तो हमने क्या है ना, वी हैव आल्सो पुट टू द लर्नड सीनियर काउंसिल whether in view of the allegation of respondent of irretrievable breakdown of the marriage। कई सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये भी ध्यान में रखा था यदि ये जो ब्रेकडाउन हो जा रहा है मैरिज का, वो फिर कभी से इसका सुधार नहीं हो पाएगा। अगर 2 लोग साथ नहीं रह सकते, कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था यदि 2 लोग साथ में नहीं रह सकते हैं तो उनको तलाक ले लेना चाहिए, और अदालत इस आधार पर तलाक के आदेश देता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि मामला सिर्फ मेहर की रकम का है। मेहर मतलब यदि पत्नी तलाक ले रही है तो पति को कुछ रुपए पैसे उसको गुजारा भत्ता के लिए देना पड़ेगा। तो बात आ जाती बस मेहर की। मेहर वो पैसा होता है जो पति अपनी पत्नी को तलाक देते वक्त देता है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करा है कि अगर मेहर की रकम कम लग रही है आपको तो हम एक काम करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। अब कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन आया था ना, ये कंटिन्यू रहा है द ट्रेंड ऑफ जुडिशरी टेकिंग इनटू कॉग्निसाइज। इसके चलते चलते ऐसा हो गया है कि जो हमारी जुडिशरी है ना, अब कुछ हलचल करने लगी है, मतलब अपने माइंड में इन बातों को ध्यान देने लगी है उन अधिकारों के बारे में, राइट्स अवेलेबल टू ए मुस्लिम कपल टू डिसॉल्व एन अनहैप्पी मैरिटल यूनियन। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट इस बात का भी ध्यान रखती है यदि कोई कपल है और यदि वो खुश नहीं अपनी शादी से तो वो तलाक ले सकता है। इसी के चलते चलते हम ये देख रहे हैं कि कुछ इंक्रीजिंग प्रवृत्ति हम यहाँ देख रहे हैं। प्रवृत्ति जो है अभी हाल के दिनों में मुस्लिम वुमेन ने टू स्टैंड अप फॉर देयर राइट्स इन मैरिज और अदरवाइज, महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति काफ़ी सजग हो गई हैं, उनमें आवाज़ उठाने की प्रवृत्ति बढ़ते जा रही है। असल में बात ऐसी हो गई है कि मोर एंड मोर मुस्लिम वीमेंस आज के टाइम में अप्रोच कर रही हैं कई सारे कोर्ट को। इसमें इंक्लूड है दारुल कज़ा,
जिसको सरिया कोड कहते हैं, मुसलमानों का एक कोड हुआ करता है, यहाँ पर भी वो जाने लगी हैं ताकि रीएड्रेस कर सकें मैरिटल ग्रीवांस को, शादी से संबंधित जो उनको समस्याएं आ रही हैं उनको एड्रेस करने के लिए। खुला की प्रथा को लेकर के केरला हाई कोर्ट का जजमेंट का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। वाइल द वाइडली एक्लेम्ड इनवैलिडेशन ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक बाई 5 जज बेंच ऑफ कोर्ट इन 2017 में 5 जजों की एक बेंच ने 3 तलाक को ख़त्म कर दिया था। तो केरला हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2021 का, जिसने अपहेल्ड किया था वैलिडिटी ऑफ खुला को, मतलब अपहेल्ड मतलब जारी रखना, इसकी जो वैलिडिटी है इसको सपोर्ट किया था। तो कोर्ट ने क्या कहा था, द फॉर्म ऑफ डिवोर्स कन्फर्ड अपॉन द वाइफ सिमिलर टू तलाक। कुल मिलाकर के ये जो तलाक होता है, डिवोर्स होता है खुला की प्रथा में, वो विचार विमर्श करके ही किया जाता है। महिलाओं से भी विचार विमर्श करना है और हस्बैंड से भी विचार विमर्श करना है। इसमें कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के मुस्लिम महिलाएं आवाज़ उठाती हैं, वो है हिजाब को लेकर के। वाइल मैनी वुमेन स्टूड अप टू बी काउंटेड arguing forcefully their right to wear what their faith ordinance। उनका कहना है कि हम हमारे हिसाब से कपड़े लत्ते पहनेंगे। एंड क्योटेड वर्सेस फ्रॉम द सुर्राह अहजाब ऑफ कुरान में इस बात का उल्लेख लिखा है, ऐसा भी मुस्लिम महिलाएं कहती हैं। इसके अलावा कई सारी मुस्लिम महिलाएं तो ये भी कहती हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया है, ठीक है, कि हम अब अपने हिसाब से जी सकते हैं, अपनी लैंग्वेज एंड कल्चर को वो प्रोटेक्ट करता है। उनके ग्रंथ का वो हवाला देते हैं और संविधान में भी ये बात लिखी हुई है, कहते हुए अपनी आवाज़ को वो बुलंद करते हैं। जैसे कि यहाँ पर्दा प्रथा को लेकर के कहा जाता है, यदि महिलाएं कह रही हैं, they pointed out that it is not just women who have to observe पर्दा in Islam, the men too have their own limited पर्दा। पुरुषों के लिए भी तो कुछ कपड़े निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कंपलसरी कर दिया गया है ड्रेसिंग फ्रॉम द नेवल टू द नीज, ठीक है, जिसका इन्हें कभी भी उल्लंघन नहीं करना है। नाभि से लेकर के घुटने तक उनको जो पहनना रहता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो एक बात तो थी पर्दा प्रथा को लेकर के। इसके बाद अगली जो आवाज़ वो उठाती हैं मुस्लिम महिलाएं, वो है मॉस्क में प्रवेश को लेकर के, ठीक है, जो मस्जिद है उसमें हमें एंट्री मिलना चाहिए, हम लोग प्रार्थना कर सकें, ऐसा मुस्लिम महिलाओं का कहना है। इट स्टार्टेड विथ ए पिटीशन इन हाजी अली दरगाह केस 2016, और ये जो बातचीत है हाजी अली दरगाह केस 2016 से ही चालू हो गया था, जहाँ पर वुमेन वॉन द राइट टू इंटर दरगाह सेंक्टम सेंक्टोरम, ठीक है, तो दरगाह की एक जगह है जहाँ पर ये लोग एंटर कर सकते हैं। तो ऐसे समुदाय में, जब भारत में ऐसे टाइम में जब समुदाय को अक्सर उसके अस्तित्व संबंधी सवालों का सामना करना पड़ रहा है, इसी समुदाय के भीतर में लंबे समय से आंतरिक मंथन होते रहा है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं पहले के विपरीत अपने बयान दे रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, बाबरी मस्जिद प्रोटेस्टर के दौरान 1980-90 के दशक में लगभग यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रोटेस्टर थे वो पुरुष ही हुआ करते थे, जिन्होंने रैली निकाली थी और सार्वजनिक रूप से बातचीत करते रहते थे। शाहबानो केस में भी ले लीजिए, वेयर द वुमेन एक्चुअली स्टूड टू गेन, जहाँ पर महिलाएं वास्तव में खड़ी हुई थीं अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। देयर वाज वेरी लिटिल एफर्मेटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम द मुस्लिम वुमेन, लेकिन यहाँ पर भी मुस्लिम महिलाएं उतनी ज़्यादा आगे नहीं आई थी। अब लेकिन यहाँ CAA को लेकर के थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला, महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं आगे आई, उन्होंने भी धरना प्रदर्शन में पार्टिसिपेट किया था। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है कि कई सारे मौलवी अभी भी ऐसे हैं
जो कि कहते हैं कि खुला में पुरुष की सहमति ज़रूरी है, ठीक है। और जहाँ सहमति नहीं है और वहीं पर फिर खुला का उद्देश्य विफल हो जाता है। ऑन द सेम लाइन इवन एज केसेस अगेंस्ट निकाह हलाला, अभी निकाह हलाला के केसेस पेंडिंग हैं बिफोर द सुप्रीम कोर्ट लगभग 3 साल से। सम मौलाना स्टिल टेंड टू मिस यूज़ द प्रोविज़न ऑफ हलाला, इसके बावजूद भी हलाला का कुछ मौलानाओं के द्वारा मिस यूज़ किया जा रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रमुख खबरों को। तो पहली जो खबर आई है वो एनसीईआरटी की तरफ से आई है, जिसमें बताया जाता है बच्चों में जो बेसिक स्किल्स है वो काफ़ी कम है, कमज़ोर है रीजनल लैंग्वेजेस को लेकर के यदि हम बात करें तो। ये सर्वे प्रोवाइड किया गया है बेसलाइन फॉर गवर्नमेंट्स निपुण मिशन, इसमें बेसलाइन है निपुण मिशन की। फाउंडेशनल लर्निंग ऑफ स्टूडेंट इन हिंदी इज़ पुअर, ठीक है। जो फाउंडेशनल लर्निंग होती है बच्चों में हिंदी की वो काफ़ी कम है। बट देयर परफॉर्मेंस इन रीजनल लैंग्वेजेस इन सम स्टेट वाज इवन वर्स, लेकिन हिंदी से भी ज़्यादा ख़राब अदर स्टेट में उनकी रीजनल लैंग्वेज को लेकर के। ये बात हमें पता चली है एक सर्वे के हिसाब से जिसको कैरी आउट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी और नेशनल एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से ये बात सामने आई है। लगभग 53% बच्चे कक्षा 3 के, ठीक है, 18 स्टेट की हम बात कर रहे हैं, इनका सर्वे किया गया था। हिंदी की प्रोफिशिएंसी को लेकर के आइदर लैग्ड और हैड लिमिटेड नॉलेज एंड स्किल इन रीडिंग एंड कंप्रहेंडिंग द लैंग्वेज। यहाँ पर हमें लिमिटेड नॉलेज देखने को मिला, स्किल्स देखने को मिला लिमिटेड रीडिंग और कंप्रहेंडिंग लैंग्वेज के मामले में। कंप्रहेंडिंग मतलब कि ग्रास मेंटली अंडरस्टैंड, किसी चीज़ को समझ पाना। वहीं आप देखोगे प्रोफिशिएंसी ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस की, ठीक है, जिसका एनालाइज किया गया था कुछ स्टेट में जैसे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, ये और भी ज़्यादा कमज़ोर रही थी। 59% स्टूडेंट ऐसे रहे थे जहाँ पर ये लोग अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। इन्होंने डिस्प्ले किया था लिमिटेड स्किल्स को। लगभग 67% स्टूडेंट ऐसे थे जो कि परफॉर्म नहीं कर पाए थे वेल इन असामीज़ इन असम एंड मेघालय। केरला में यदि आप बात कर लोगे तो 56% स्टूडेंट हो गए हैं कुड नॉट रीड और कंप्रहेंड मलयालम, ये मलयालम को रीड तक नहीं कर सकते हैं, ना ही उसको समझ सकते हैं। गोवा में 59% बच्चे हैं जो कि कोंकणी नहीं जानते हैं। मेघालय में 61% है जो कि कुड नॉट परफॉर्म वेल इन खासी। 54% बच्चे ऐसे हैं जो कि मणिपुर के हैं, मणिपुर को नहीं जानते हैं, उसमें काफ़ी इनका जो स्किल है वो कमज़ोर है। वहीं इसका जिक्र किया जाता है किस बात को लेकर कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 को लेकर के। यहाँ पर जो सर्वे किया गया था इसने डिवाइड करा था लर्नर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एंड स्किल्स। 4 कैटेगरी में इसमें बच्चों को बांटा गया था। दोज हु लैक, ठीक है, एक कैटेगरी है लैक की, दूसरी कैटेगरी है लिमिटेड की, तीसरी कैटेगरी है सफिशिएंट और फिर सबसे बाद की कैटेगरी थी सुपीरियर्स। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है कि हम बच्चों को 3 लैंग्वेज में पढ़ाई कराएंगे। 2 लैंग्वेज ऐसी होना चाहिए, कक्षा 5वीं तक की ये बात कही गई है, 2 लैंग्वेज ऐसी होना चाहिए जो कि इंडिया को ही हो, और एक जो लैंग्वेज है फिर आपके ऊपर है, आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। कम से भी कम कक्षा 5वीं तक आपको 2 लैंग्वेज रहनी चाहिए, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होना चाहिए। 2 लैंग्वेज ऐसी रहेंगी जो कि नेटिव हैं इंडिया की। सेज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट क्लास 5th, 5वीं तक जो लोकल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये 8वीं तक हो सकती है। तो ये जो है मदर टंग में ही इनकी पढ़ाई होना चाहिए। आफ्टर विच इट कैन बी टॉट एज ए लैंग्वेज, बाद में फिर इसको एक एज ए लैंग्वेज के रूप में पढ़ाया जाएगा।
The survey findings will help the government to determine benchmarks in 20 languages and numeracy. 20 लैंग्वेज जो अलग अलग जगह बोली जा रही पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है, उसके बारे में कुछ डिटर्मिनेशन सरकार को मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था निपुण को एज ए नेशनल मिशन टू इनेबल ऑल चिल्ड्रन एट द एंड ऑफ क्लास 3 टू अटेन फाउंडेशनल स्किल बाई 2026-27। निपुण को सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, ठीक है, ताकि यदि कक्षा 3 आपकी यदि ख़त्म होने वाली है, आप अटेन कर सको फाउंडेशनल कुछ स्किल्स को। कब तक? 2026-27 तक। एंड दिस बेंचमार्क विल प्रोवाइड ए बेसलाइन फॉर सब्सक्वेंट सर्विस। लगभग 86,000 क्लास 3 स्टूडेंट फ्रॉम 10,000 स्कूल वर कवर्ड फॉर द स्टडी। 86,000 बच्चे थे, 10,000 स्कूल से इनको लिया गया था। इसके बाद अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर के। यूनियन बजट 2022-23 में फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रपोज किया था, हम डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे 400 नई वंदे भारत ट्रेन्स को आने वाले 3 साल में। द 400 ट्रेन्स कैरी ए पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़। यदि हम 400 ट्रेन बनाएंगे तो 50,000 करोड़ रुपये हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वाइल द करंट वंदे भारत आर बीइंग मेड RS 106 करोड़ पर ट्रेन, सेट ऑफ 16 कार, 2018 प्राइसिंग। तो वंदे भारत ट्रेन आखिर क्या है? इट इज़ एन इंडिजीनियसली डिज़ाइंड एंड मैन्युफैक्चर्ड सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जिसको हमने इंडिजीनियसली डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया है। सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन मानी जाती है दैट इज़ टाउटेड एज नेक्स्ट मेजर लीप फॉर इंडियन रेलवे in the term of speed and passenger convenience since the introduction of राजधानी ट्रेन। राजधानी ट्रेन जब से हम लेकर के आए उस टाइम में हम यही जोर दे रहे थे कि लोगों को सुविधा हो, और दूसरे नंबर की बात हमें ट्रेन की स्पीड बढ़ाना। पहली जो वंदे भारत ट्रेन थी उसको मैन्युफैक्चर किया गया था इंटीग्रल कोल फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा एज ए पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम, जिसकी कीमत थी लगभग 100 करोड़ रुपए की। वंदे भारत जो ट्रेन थी इंडिया की पहला अटेम्प्ट था कि हम एडाप्शन कर रहे हैं ऑफ द ट्रेन सेट टेक्नोलॉजी कंपेयर्ड विथ कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ पैसेंजर कोचेस हाउल्ड बाय द सेपरेट लोकोमोटिव। करंट में यदि हम देखें ना तो हाल ही में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ऑपरेशनल है। पहली जो चलती है वो न्यू दिल्ली 1 बिटवीन न्यू दिल्ली एंड वाराणसी, और जो सेकंड है वो नई दिल्ली से लेकर के कटरा तक चलती है। स्पीड की यदि हम बात कर लें तो ये जो है मैक्सिमम स्पीड अचीव कर सकती है 160 किलोमीटर प्रति घंटे की ड्यू टू फास्टर एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, रिड्यूसिंग द जर्नी टाइम बाई 25 से लेकर के 45%। और इसमें इंटेलिजेंट ब्रेकिंग सिस्टम लगाया गया है और बहुत सारी इसमें सुविधाएं दी गई, जैसे कि वाईफाई इंटरटेनमेंट मिलेगा, जीपीएस बेस्ड पैसेंजर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सीसीटीवी लगा रहेगा, ऑटोमेटिक डोर रहेंगे सब कोच में, रोटेटिंग चेयर है एंड बायो वैक्यूम टाइप टॉयलेट इसमें दिए गए हैं जैसे कि हवाई जहाज़ में हुआ करते हैं।